क्रिप्टो में थे उनको बहुत अच्छी तरह से पता है इसके बारे में। जैसे ही स्टेबल कॉइन का यूएसडी का अगर रेट 1:1 जो पेग है, जैसे थोड़ा कम होता था तो लोग क्या करते थे, लूना बर्न करके यूएसडी को खरीद लेते थे। जैसे ही लूना का कम होता तो यूएसडी बर्न करके लूना लेते थे। तो इस तरीके से ये अल्गोरिथमिक इसको सेट किया गया था। जब ये टोकन अपने पीक पे था, जब ये टोकन अपने पीक में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो टॉप 10 कॉइन मार्केट कैप के रैंक में वो टॉप 10 तक था। और स्टेबल कॉइन थर्ड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन बन गया था। लेकिन ये अप्रैल 2022 का है। जैसे ही मई 2022 आया, जैसे मई 2022, 9 मई को वहां पे क्या हो गया, जिसने टेरा को होल्ड किया था उसमें से एक बड़ा सेलिंग हो गया। जैसे ही वहां पे बल्क क्वांटिटी में किसी ने सेल कर दिया तो उसका पेग जो 1:1 का जो पेग था वो ब्रेक हो गया। जैसे कि $1 के बजाय वो 0.98 कुछ हो गया। जैसे ये हुआ तो और काफी सारे लोग क्या करने लगे, लूना को बर्न करके यूएसटी बनाने लगे। तो फिर इसका रेट कम हो गया। तो फिर लूना का भी उसके पीछे पीछे रेट कम हो गया। तो दोनों ऐसे एक डेथ स्पाइरल में आ गए कि लूना का जो सप्लाई 7 मई को 350 मिलियन था। सिर्फ 13 मई आते आते 6.5 ट्रिलियन का उसका सप्लाई बढ़ गया। तो आप सोचो, सिर्फ 5 दिन या 6 दिन के अंदर पूरा मार्केट कोलैप्स होके ये पूरा $119 था उसका, वहां से वो कोलैप्स होके 0.0001 पे आ गया। तो ये कितना बड़ा डिजास्टर हुआ कि लूना, टेरा लूना तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया। $45 बिलियन पूरे वहां पे वाइप आउट हो गए। उसके साथ में जो मार्केट का जो पैसा था क्रिप्टो का, लगभग $300 बिलियन टोटल क्रिप्टो मार्केट से उड़ गए। तो यहां तक भी बिटकॉइन भी क्रैश हुआ था, इथेरियम क्रैश हो गया, बाइनांस ने इसका ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया था। कुछ ऐसे कंपनी हैं जो अपने उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी क्योंकि वो खत्म हो गए कंपनीज। तो एक प्रोजेक्ट मार्केट में रन करना इतना आसान नहीं होता। आज हमें जो भी हम एक बदलाव देखते हैं तो हमें बहुत यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, ये क्यों इन्होंने अब किया, पहले रेट कम है, फिर ऊपर से इन्होंने ये कर दिया। लेकिन जब हम उसके बारीकी को समझेंगे ना, तो इन्होंने क्यों किया है और वो कैसे हमें सेफगार्ड करने के लिए ये सारा कर रहे हैं, तब उसका हमें क्या होता है, पता चलता है कि इसकी क्या महत्व है, क्या इसकी जरूरत थी। तो ये सारा उन्होंने सोचा होगा तभी तो जाके उन्होंने ये किया। तो लूना का क्रैश होने में क्या मतलब था, तो क्यों क्रैश हुआ वो, तो उसका एल्गोरिदम क्या था, उसमें बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जब भी एक स्टेबल कॉइन बनाते हैं, जैसे अब यूएसडीटी है और यूएसडीसी है, तो ये फेट करेंसी जो यूएस डॉलर जो रिजर्व करेंसी है, तो कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड असेट के साथ उसको पेग में रखते हैं। तभी जाके उनके ऊपर एक विश्वास बनता है, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं था, तो इसके लिए वो कोलैप्स हो गया। दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैसिव सेल ऑफ प्रेशर, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया कि वो हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि हैंडल करने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म वहां पे नहीं था, इसलिए वो डेथ स्पाइरल में आ गया। बहुत तेजी से सोचते सोचते ही मार्केट पूरा जीरो हो गया। तो लैक ऑफ बैकअप कोलेट्रॉल, तो यहाँ पे यूएसटी में जो हम बोलते हैं ना, तो बैकअप होना चाहिए। जैसे अब हम इसको, यहाँ पे बैकअप नहीं था, तो ये बैकअप ना होने की वजह से क्या हो गया, ये मार्केट में गिर गया। तो इसको अगर हम वेबकी के टर्म से अगर हम सोचेंगे तो वेबकी कितना सुरक्षित है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम था, नो डायनामिक फीस ऑन देयर लिक्विडिटी टू रिलीज स्ट्रेस। जो सेलिंग ट्रेस था उसको स्टॉप करने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई फीस का मैकेनिज्म उन्होंने वहां पे सेट नहीं किया। और नो बर्निंग मैकेनिज्म, कोई बर्निंग मैकेनिज्म उनके पास नहीं था। और नो आरडब्ल्यू ए बैकअप, उनके पास कोई आरडब्ल्यू ए बैकअप नहीं था। अगर हम इसको वेबकी में कंपेयर करके देखेंगे तो आरडब्ल्यू ए बैकअप में हमारे पास यूएसडीटी है, 89% के जो यूएसडीटी हमने रखा हुआ है स्टेबल कॉइन। उसके बाद बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है और बीएनबी है। और ये ऐसा नहीं कि जितने आज उन्होंने परचेज किया है बस उतने ही रहेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ते भी जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे रहने की वजह से क्या होता है, लोगों का एक ट्रस्ट बनता है।
और जब भी एक डब्ल्यू की डाउ मार्केट में, जब भी एक डब्ल्यू की डाउ अगर बाहर आना है, तो एक यूएसडीटी के साथ वो, जब एक यूएसडीटी ट्रेजरी में जाता है तभी तो एक डब्ल्यू की डाउ मार्केट में रिलीज होता है सर्कुलेशन के लिए। ये इतना ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बना दिया है कि इसमें अब कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्रिएटर भी चाहे कि वो नहीं बदल सकता। तो इतना ये सटीक तरीके से इन्होंने इसको प्लान किया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 007 और 008 जो प्रपोजल हमने रिसेंटली वोट किया, तो ये इसलिए ही था क्योंकि जो टेरा लूना ने जो गलती की थी वो गलती वेब की ना करें, और उन्होंने जो नहीं किया वो हम यहाँ पे करके इस सिस्टम को और हमने मजबूत बना दिया। तो ये जो डायनामिक फीस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, और साथ में जो ये ड्यूअल टोकन बर्निंग मॉडल है, ये दोनों मॉडल क्या करते हैं, इस वेब की को इसके लाइफ दुगना कर दिया। अगर कोई आपको पूछता होगा ना कितने दिन चलेगा, अगर आप 5 साल बोलते थे तो आप बोल दो कि 10 साल चलेगा। क्योंकि जो मार्केट में अचानक जो शॉक्स जो ये होते हैं ना, जो मार्केट इमीडिएट, जैसे चाइना में मैसिव सेलिंग हो गया, जैसे ही चाइना में सेलिंग हो गया तो हमारी लिक्विडिटी खत्म हो गई, और बहुत लिक्विडिटी से निकल गया, और रेट भी हमारा कम हो गया। तो ऐसे ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, ये एक दिन का नहीं है। कल चाइना में हुआ, आगे चल के इंडिया में हो सकता है, कहीं जापान में हो सकता है, कोई कोरिया में हो सकता है। लेकिन उसके लिए बचाने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। वो अच्छा हुआ कि उस तरह हुआ, तब जाके हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो मास सेलिंग और कंट्रोल करने के लिए, पैनिक सेलिंग कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन फीस को इन्होंने बढ़ा दिया। जैसे कि हमें पहले पता था, हमारा जो फीस था 4% था, वो फिक्स था। लेकिन वो फिक्स फीस क्या था, वो इनसफिशिएंट था इस शॉक को बचाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा, तो डायनामिक फीस सिस्टम का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डायनामिक फीस सिस्टम में क्या होता है, 4% तो मिनिमम रहेगा। जैसे ही यहाँ पे जो बोलते हैं ना, मास सेलिंग या पैनिक सेलिंग ऑकर बियॉन्ड नॉर्मल रेंजेस, जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा लोग बेचने लगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, फीस हमारा बढ़ जाएगा, अप टू 30% मैक्सिमम तक बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक मार्केट में क्या होता है, सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है। जब फीस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो लोगों को लगता है कि इतने ज्यादा फीस में क्यों बेचे, मैं कुछ दिन वेट कर लेता हूं। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी के ऊपर जो भी सेलिंग प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होता है। उसको हमने देखा है अपने नजरों से पिछले 15 दिनों में। तो यहाँ पे कैसे चीजें सुधरी, कैसे रेट बाउंस बैक कर रहा है, और कैसे लिक्विडिटी में पैसा ऐड हो रहा है। दूसरा, रिस्टोरेशन, जो भी फीस यहाँ पे एक्स्ट्रा कलेक्ट हो रही है, जैसे ही मार्केट फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो फीस फिर नॉर्मल 4% में आ जाएगा। अब हमने देखा कि 30% में था, तो कल वो 36%, 26% में आया, तो फिर आज हम अगर फीस देखते हैं तो 23% में है। तो इससे जो ये मैकेनिज्म है कितने सटीक तरीके से काम कर रहा है, विदाउट ह्यूमन और इमोशन इंटरवेंशन के बगैर। तो ये अपने आप ये सिस्टम काम करने लगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू अलोकेशन, जो भी यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट होता है ज्यादा फीस की वजह से, वो क्या हो रहा है, वापस लिक्विडिटी पूल में ही आ रहा है। अगर लिक्विडिटी पूल में, और 35% यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू की डाउ टू बर्न हो जाता है। तो इस लिक्विडिटी जो भी फीस कलेक्ट हो रहा है ये फाउंडेशन पूल में जाता है। तो डायरेक्टली लिक्विडिटी पूल में ना जाके फाउंडेशन पूल के पास जाता है। तो फाउंडेशन क्या करता है, अगर फाउंडेशन को लगता है कि आज बर्निंग ज्यादा करना है, तो इस फीस का 100% वो बर्निंग कर देते हैं। 100% भी वो बर्निंग कर सकते हैं। अगर उनको लगता है बर्निंग की जरूरत नहीं, लिक्विडिटी पूल में जाना चाहिए, तो 100% वो लिक्विडिटी पूल में भी दे देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड उन्होंने ये सेट किया है, अगर नॉर्मल रहा सब कुछ तो 65% लिक्विडिटी पूल में इंजेक्ट हो जाएगा, और 35% जो है बर्न हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक वापस आज जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसका, वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारा सोचा उन्होंने, क्योंकि रेट बहुत डाउन है इस टाइम पे, और हम फीस डाल देंगे तो पहले कम्युनिटी नेगेटिव है, फिर में ये फीस हम लगा देंगे तो और इस पे दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने सोच के इसको इंप्लीमेंट किया, क्योंकि इस रेट में अगर हमने सपोर्ट कर दिया, तो इस रेट में अगर कम्युनिटी ने ज्यादा कॉइन परचेज कर लिए, तो आगे चल को कम्युनिटी को ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जब रेट बाउंस बैक करेगा, $6 या $7 में आएगा, तब भी ये मैकेनिज्म काम करते रहेगा। तो जो ऊपर का रेट है वो रेट भी स्टेबल रहने के लिए ये मैकेनिज्म काम करता है। तो ये
हमें बर्डन ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है अनुबी फाउंडेशन की तरफ से। इसको और अच्छी तरह से अगर हम समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। दो आदमी है जिन्होंने इंश्योरेंस खरीदना है उनको। समझो एक लड़का है 25 साल का और एक आदमी है 50 साल का। तो ये दोनों इंश्योरेंस खरीदने के लिए आए। तो दोनों का प्रीमियम जो सम अश्योर्ड है सब कुछ सेम है, कंडीशन सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, जो 25 साल का लड़का है उसको स्टैंडर्ड और नॉर्मल प्रीमियम चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये हेल्दी है, इसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, और गारंटी है कि और ज्यादा दिन तक जी सकता है। जब 50 साल का आदमी जो इंश्योरेंस लेने आया है, इसको ऑलरेडी बीपी है, शुगर है और बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये भी इंश्योरेंस लेने के लिए आया है, लेकिन इसको क्या आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी जो ये 25 साल के लड़के को जो चार्ज किया है प्रीमियम, क्या वही चार्ज करेगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डबल से ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को इसके ऊपर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ये कभी भी 2-3 प्रीमियम पे करके ये मर सकता है आदमी, क्योंकि इतने सारी बीमारी लेके ये घूम रहा है, ये अनहेल्दी है। तो ये रिस्क जो है ना बेयर करने के लिए इंश्योरेंस क्या करता है, इसको डबल चार्ज करता है। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम बन रहा है वो रिस्क पूल में डाल देते हैं। जो भी ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर आते हैं तो उनके रिस्क क्लेम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप हेल्दी है तो आपका प्रीमियम कम है, अगर आप अनहेल्दी है, बैड हेल्थ है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मार्केट की कंडीशन में अगर देखेंगे, मार्केट की कंडीशन अगर हेल्दी है तो आपकी फीस कम है। अगर अनहेल्दी तरीके से सेलिंग हो रहा है, अनहेल्दी तरीके से पैनिक हो गए हैं लोग, बेवजह बेचे जा रहे हैं, तो ये अनहेल्दी कंडीशन है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है, यानी कि फीस बढ़ रहा है। तो जो भी फीस कलेक्ट हो रहा है वो वापस हम लोगों को ही वापस दे रहे हैं। तो सिर्फ वेबकी में नहीं, दुनिया में हर जगह जहां पे रिस्क आता है तो वहां पे चार्जेस ज्यादा लगते हैं। कुछ ऐसे करियर हैं उनको बिल्कुल इंश्योरेंस ही नहीं मिलता। अब एयर हॉस्टेस जो है, जो पायलट है, उनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने में डरती है, क्योंकि हर दिन वो हवाई जहाज में रहते हैं, तो उनका रिस्क ज्यादा है। तो नॉर्मल से भी उनका जो प्रीमियम होता है ना, अगर मैं 20,000 का प्रीमियम दे रहा हूं तो वो 1 लाख का प्रीमियम उनको वही सारे फैसिलिटी लेने के लिए उनको देना पड़ता है। तो इन चीजों को हमें इस तरीके से समझना है। दूसरा, ऑटोमेटेड डब्ल्यू की बर्निंग वाया टरबाइन। हमें क्या लग रहा था, जब स्वैप कर रहे हैं तब भी चार्जेस लग रहा है, जब हम टरबाइन कर रहे हैं तब भी चार्जेस लग रहा है। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी हम क्लेम करते हैं तो अपना रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड या स्पाइडर रिवॉर्ड को जब हम क्लेम करते हैं टरबाइन में, तो यूएसडीटी हमें वहां पे लाना पड़ता है मेन वॉलेट में। क्योंकि जितना हम टरबाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो यूएसडीटी क्या करता है, डब्ल्यू की डाउ में 100% कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही कम, यानी कि एक नॉर्मल फीस इन्होंने यहाँ पे 5% से लेके 15% के बीच में उसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो इससे क्या हो रहा है, जब भी आप टरबाइन कर रहे हैं डब्ल्यू की डाउ टू को, तो जैसे यूएसडीटी आपके वहां से कटेंगे, जो डब्ल्यू की डाउ टू में जो कन्वर्ट होना था, तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन वो डब्ल्यू की को बर्न कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डब्ल्यू की के रेट पे भी हमें वहां पे ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि पहले जो 4% का जो फीस था उसमें 1% हम डब्ल्यू की के बर्निंग के लिए यूज करते थे, लेकिन उतना वो सफिशियंट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, 5 से 15% के बीच में आप देखो, आपको 8 या 9-10% ये चार्ज हो रहा है। तो ये एक नया लॉजिक इन्होंने लगाया कि जितना भी टरबाइन होगा उसमें 5 से 15% इन बिटवीन ऑन एन एवरेज 9, 8, 8, 9, 10 के 10% फीस वहां पे हम पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम मजबूत होगा, डब्ल्यू की डाउ का प्राइस बढ़ेगा, तो बर्निंग वहां पे ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेंगे $10 मिलियन, अगर $10 मिलियन का टरबाइन होता है तो लगभग एक $3 लाख डब्ल्यू की, $3 लाख वर्थ डब्ल्यू की क्या होंगे, बर्न होंगे। इससे क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस वो इंक्रीज करेगी। तो ये सारा सिस्टम जो भी हमें यहाँ पे फीस लग रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, स्ट्रेटेजिक अपग्रेड एंड लॉन्ग टर्म विजन। क्या लॉन्ग टर्म विजन इन्होंने अप्लाई किया, जहां पे भी हमें फीस आज देना पड़ रहा है तो उसको रिकम्पनसेट करने के लिए ये लोग क्या कर देंगे, अब डिस्काउंटेड डब्ल्यू की एक्विजिशन। डब्ल्यू की जैसे हमने आईएलओ में खरीदा था यूएसडीटी देके, जो मार्केट से भी डिस्काउंट प्राइस में हमें मिला था, सेम उसी तरीके से
आपको अपने डब्ल्यू की डाउ 2 से आपको 30 से 40% तक वो परचेस करने का एक मौका मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने फीस दिया है, जो भी आपको लग रहा है कि बर्डन हुआ है, तो इस तरीके से वो हमें वापस भी कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे ड्यूअल बर्न मॉडल जो है, ड्यूअल टोकन बर्न मॉडल, जो भी टोकन यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू की खरीदने में इस्तेमाल होंगे, वो पूरे टोकन बर्न कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक डिफ्लेशनरी ये होता है, तो रेट लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करने के लिए और स्टेबल करने के लिए यहाँ पे बहुत हमें मदद होती है। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है और बिजनेस पे क्या होता है, तो ये आज हम देख रहे हैं कि एक 15 दिन के टाइम में, ड्यूरेशन में, तो लिक्विडिटी इतना, रेट बॉटम होने के बाद भी लिक्विडिटी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो स्ट्रेंथन लिक्विडिटी डेप्थ मार्केट बॉटम्स, इंप्रूव रेजिस्टेंस टू प्राइस वोलाटिलिटी। जो प्राइस में जो गिरावट था, वोलाटिलिटी थी, जो बड़े बड़े सेल्स कर रहे थे, 500, 1000, 5000, 10,000 टोकन ऐसे ही बेच देते थे लोग बिना कुछ सोचे समझे, तो वो उसमें बहुत ज्यादा आज कंट्रोल आया है। आज बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डिफ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में दोनों कॉइन का प्राइस ग्रो करने में मदद होता है। इंक्रीज डिमांड फॉर डब्ल्यू की डाउ 2, दोनों टोकन परचेस करने में या उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि डब्ल्यू की खरीदने से क्या हो रहा है, उसका प्राइस डेली ग्रो कर रहा है। और डब्ल्यू की डाउ हमारे पास अगर स्टोर भी हो रहे हैं, हमारे पास बच रहे हैं, तो भी इसका डिमांड आगे बढ़ेगा। जब एक बार ये डिस्काउंट में सेल करना शुरू कर देंगे, तो लोग फिर दौड़ के आएंगे डब्ल्यू की डाउ 2 को खरीदने के लिए। तो इससे दोनों का भी डिमांड बढ़ रहा है। और लॉन्ग टर्म वैल्यू सपोर्ट, लॉन्ग टर्म तक एक वैल्यू इसका सपोर्ट मिलता है। तो ये एस्टेब्लिश ट्रेड टू बर्न डिफ्लेशनरी लॉजिक, यहाँ पे इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया है, एस्टेब्लिश ट्रेड टू बर्न, ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके साथ वो बर्निंग भी हो रहा है। तो ये लॉजिक क्या है, आगे चल के हमें बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था सर, जो मैं आप लोगों के साथ और टीम के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो यही है जो एक्सीलेंट साहिल अनोबी जी, फाउंडेशन एक्सीलेंट सोचती एक्सीलेंट। है। हाँ सर, जितना जो हम बोलते हैं ना कि हमारे बारे में सबसे ज्यादा कौन सोचता है, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आजकल जितना मैं इसमें डेप्थ में स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा ये हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो इतना वो अलग अलग तरीके से वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं। आप देखो, फीस इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन हमको एनर्जी भी बढ़ा दिया। तो इसका इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे ले रहा है तो कितनी जगह से फिर दे रहा है वो। तो जब हम ये देखते हैं ना, तो कितना वो हमारे बारे में सोचता है, कितने तरीके से वो सोच लगा रहेंगे। तो ये एक अच्छे क्रिएटर की निशानी है कि क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट और जाके सोया नहीं है वो, हर दिन जाग रहा है हमारे लिए, दिन रात काम कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट को सरवाइव करना इतना छोटा काम नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं कि कितना बदलाव हो गया, रेट गिर गया, फीस लगा दी, ऐसे हो गया, लिक्विडिटी खत्म हो गया। बहुत मुश्किल है, इतने अटैकर्स होते हैं, इतने राइवलरी होती है। खामखा लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी में खरीदते थे और बेचते थे, क्योंकि इसको नीचे गिराने के लिए, इसको मार्केट से खत्म करने के लिए। लेकिन आज उन सारे इसमें कंट्रोल आ गया है। तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ से ये बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है 007 और 008। यहाँ से वेबकी की लाइफ जो है ना, ये शॉक प्रूफ हो गया। एक ऐसा डिफेंस इन्होंने मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, विदाउट आर्मी, आर्मी यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन पूरा सिस्टम डिफेंसिव रहेगा। इतना ये सक्षम हो गया है, कोई भी शॉक जो मार्केट के जो भी आते हैं अचानक, वो यहाँ पे कंट्रोल करने की एक डिफेंस ताकत हमारे पास आ गई है। यहाँ पे आर्मी नजर नहीं आएगी, लेकिन हर कंट्री इसका अब कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये उतना अच्छा मॉडल इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। धन्यवाद सर, टाइम ऑलरेडी बहुत थैंक ज्यादा यू हो सुहेल गया। जी। मेरा रिक्वेस्ट, सुहेल जी आपको मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, व्हाई नॉट यू आर जी जी कमिंग जी, फॉर प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन के लिए आइए, इस कम्युनिटी को जरूर। आपको चाहिए। मीन्स इतना जी अच्छा इंफॉर्मेशन, इतना डेप्थ नॉलेज, सीरियस बोल रहा हूँ। आई एम अप्रिसिएटिंग। जी जी और जी ऑब्वियसली आपका जी जी जी। रिएक्शन देखिए, लोगों का रिएक्शन, रियली बोल रहा हूँ। आपका जैसा कोई लीडर है कि प्रेजेंटेशन देगा, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिटी है ना, उसको हेल्प मिलेगा। आप एक जरूर डेट जरूर सर, फिक्स वो भी कीजिए, हम करेंगे। ठीक है। जी 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 और सर। जियल जी को मैं बोल रहा हूँ, जियल जी थोड़ा बात कीजिए प्रेजेंटेशन के लिए।
नहीं, मैं सर को तो कई बार मैंने बोल भी रखा है, और आते भी हैं सर बीच बीच में समय निकाल के, सुबह वाला मीटिंग में, रात में भी 10:30 बजे। मैं कोशिश करूंगा सर को एक 8:30 फुल बजे वाला। प्रेजेंटेशन, एक फुल प्रेजेंटेशन आप हम्म, 10:30 बजे नहीं तो साढ़े जो भी है, एक बार जी 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 सर। वीकली एक डेट फिक्स करिए ना। एक्चुअली हैव जी एक्चुअली सर, मैं बोल रहा करेंगे, हूँ बात करेंगे सर। जी सर। सर का जो सुहेल जी का एक्चुअली जो है ना, जो कॉन्फिडेंट है और जो कमेंट ऑन उसका जो पर वर्ड में जो कमेंट है ना, रियली बोल रहा हूँ, बहुत ही डेप्थ ना होने से ऐसा वर्ड नहीं आता है। ठीक है, जी 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 सर। प्लीज प्लीज आप आइए, हम लोगों के लिए बहुत, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं बिकॉज नहीं, बहुत आपने जरूरी है जो सर, इंफॉर्म करेंगे, जरूर आपने जरूर जो करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर की है ना, ये इंफॉर्मेशन में जी बहुत सर। सारे मैं बोलूंगा